Welcome to Exam Treasury, and first of all, congrats for cracking JNU MA entrance examination. थैंक यू सो मच सर। थैंक तो यू। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, एंड देन मे बी यू कैन डिस्कस फर्दर। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा और मेरा जितना भी स्कूलिंग रहा है लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन सब कुछ आगरा से ही रहा है फ्रॉम DEI। और लाइक आई वाज विलिंग कि मैं ग्रेजुएशन में बाहर ट्राई करूं बट एट दैट टाइम आई कुड नॉट अप्लाई, लेकिन लाइक नाउ इन MA आई कुड। सो अब मैंने अप्लाई किया था इस बार बाहर और इसी बार CUET भी हुआ था। तो लाइक और मेरा जो स्ट्रीम रहा है शुरुआत से ह्यूमैनिटीज ही रहा है। सो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, यस तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था? सर, मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए ही अप्लाई किया था हम्म। और लाइक वही PGQB 42 कोड के लिए, जिसमें कि अब क्योंकि क्लब हो गए हैं, जैसे JNU में पहले 3 उसके लिए कोर्सेज होते थे लेकिन सबके लिए एक ही एग्जाम था इस बार। हम्म। सो पॉलिटिकल साइंस के लिए किया था मैंने एंड आई वांटेड POLM और आई क्रैक्ड इट। ओके, सो आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की POLM के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में ही स्टार्ट करी थी, बिकॉज हम्म। बिफोर दैट क्योंकि काफ़ी रिगरस हमारी स्टडीज थी ग्रेजुएशन में, तो उससे पहले आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। और हम्म। बाकी थोड़ा कंफ्यूजन भी था क्योंकि CUET फर्स्ट टाइम हो रहा था और मुझे पहले लगा था कि शायद JNU विल नॉट ऑप्ट फॉर CUET, लेकिन हम्म। फिर जब पता चला तो थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा हम्म। अकॉर्डिंग टू CUET। और काफ़ी उस टाइम पर काफ़ी केओस था, बट हम्म। आफ्टर दैट जब मुझे लाइक आई देन बॉट योर टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर, तब हम्म। मुझे थोड़ा लाइक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट और मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया होगा इन February और March। हम्म। इन द बिगिनिंग ऑफ March आई वाज ऑन ट्रैक। हम्म। तो आपके साथ एक ये एडवांटेज था कि आपने पॉलिटिकल साइंस में ही ग्रेजुएशन किया था, लेकिन जब CUET का सिलेबस आया तो वो आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से कितना मैच कर रहा था? तो ग्रेजुएशन के सिलेबस से काफ़ी कुछ सिमिलर था, हालाँकि मैं ये कहूँगी कि ग्रेजुएशन से कुछ टॉपिक्स कम ही थे सिलेबस में मेंशन। हम्म। सिलेबस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नैरो था, हालाँकि जब हम्म। मतलब सिलेबस आया था तो आई थॉट कि काफ़ी ज़्यादा लाइक दे हैव मिस्ड सम, जैसे कुछ थिंकर्स काफ़ी मिसिंग थे उसमें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, इंडियन हम्म। पॉलिटिकल थॉट में। तो हम्म। इनिशियली मैंने हालाँकि उन थिंकर्स को भी कवर किया आउट ऑफ सिलेबस जाके, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम्म। ज़्यादातर सिलेबस ग्रेजुएशन में से था। हम्म। तो जब आपने स्टार्ट किया तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? सर सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट किया था और हम्म। प्रीवियस ईयर से ही काफ़ी समझ में आ रहा था लाइक, क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग-अलग वो रहता है तरीका। तो ये हम्म। भी थोड़ा शुरुआत में कन्फ्यूजन था कि अब जैसे CUET है तो किस तरह का पेपर आएगा? क्योंकि हम्म। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का ही पेपर काफ़ी डिफरेंट था और शुरुआत में मैंने जब प्रीवियस ईयर लगाए थे तो काफ़ी मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन लाइक प्रिपरेशन के बाद इट वाज़ लाइक टैकल हो पा रहे थे क्वेश्चन, शुरुआत में काफ़ी डिफिकल्ट था हम्म। ऑल्दो। और तो फिर प्रीवियस ईयर के बाद लाइक जब सिलेबस आउट हुआ तो मैंने सिलेबस थोड़ा एनालाइज़ किया और हम्म। जहाँ तक था सिलेबस में कुछ इतना आउट ऑफ लाइक कोर्स नहीं था, तो हम्म। वो दैट वाज़ मैनेजेबल। सो आपकी ये सजेशन होगी कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो आपको क्या लगता है सिर्फ CUET का, क्योंकि एक साल का एग्जाम हो गया है, तो सिर्फ CUET का पेपर देखना चाहिए या प्रीवियस यूनिवर्सिटीज के जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, सबको देखना ज्यादा फायदेमंद होता है? नहीं, मुझे लगता है सर सभी को देखना चाहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाओ उतना अच्छा है, बिकॉज़ आप ज़्यादातर क्वेश्चंस देखोगे तो लाइक कोर्स तो वही रहता है हमेशा और हम्म। CUET का अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, आप सिर्फ 1 साल के बेसिस पर आप किसी पेपर को जज नहीं कर सकते। हम्म। और मोर और लेस मैंने भी प्रीवियस ईयर किए थे फॉर CUET और टेस्ट सीरीज़ मैंने जो एग्ज़ाम ट्रेज़री की ली थी मैंने, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत हेल्पफुल थी। तो एक क्वेश्चन टैकल करने का तरीका आता है और आप वैरायटी के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो जब आपने प्रीवियस पेपर्स देख लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था? सर उसके अलावा मुझे लगा कि कुछ जैसे कुछ अलग-अलग पेपर के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी चाहिए। हालाँकि हम्म। मैं सबके लिए नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने जैसे कि IR के लिए एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स वगैरह कुछ इस तरह की बुक्स हैं जो कि रेफर करनी चाहिए।
और अपार्ट फ्रॉम बुक्स मेरे ग्रेजुएशन के भी नोट्स थे कुछ सब्जेक्ट्स के, तो मैंने ग्रेजुएशन के नोट्स ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो आई थिंक नोट्स तो सबको बनाने ही चाहिए पेपर्स के लिए, और ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मेक इट टू द पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स, और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना चाहिए। आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। तो आपने ये आपका ये है कि हाँ, नोट्स भी अपने जो आपने बनाया है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ़ बुक्स पढ़ लिया लेकिन अपने नोट्स नहीं बना पाए और हुँ, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हुँ, तो और वो नोट्स अगर आप टू द पॉइंट क्रिस्पी बनाते हैं तो रिवीजन में भी आसानी हो जाती है यस ना? सर। और हम नोट्स को अपडेट भी करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में जो नोट्स बनाए थे, उसके बाद फिर मैं जैसे टेस्ट सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चन्स आए रिगार्डिंग दैट टॉपिक, और हुँ, उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, या प्रीवियस ईयर में कोई इस तरह का क्वेश्चन निकला फ्रॉम सेम टॉपिक जिसके नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको फिर से उसमें नोट कर लीजिए, आगे ऐड कर लीजिए। हुँ। तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। व्हाइल रिवाइज़िंग आपके वो क्वेश्चन्स भी एक बार आप देख पाओगे, जो कि प्रीवियस ईयर में थे। वो भी आपके नोट्स में इंक्लूडेड होगा फिर। हुँ। तो दैट्स तो इम्पोर्टेंट। इस सीरीज़ को आपने सॉल्व किया था कि या बस देख लिया था? क्योंकि बहुत सारे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका कहना था कि सर मैंने देख लिया था और वो एक गलती हो गई थी। नहीं, नहीं सर, टेस्ट सीरीज़ मैंने बैठकर लगाया था प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि शुरुआत में मैंने देखा मेरे मुश्किल से 30 या 40 क्वेश्चन्स ठीक होते थे। टेस्ट सीरीज़ लगाने से थोड़ा समझ में आया, इवन अगर आप डाउटफुल क्वेश्चन्स भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो हुँ, उसमें भी कौन-सा अल्टरनेटिव बेटर है। वो जो बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने से काफ़ी हेल्प मिलता है। तो हुँ, टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी, हालाँकि उसमें काफ़ी सारे सेट्स थे, मैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सारे नहीं लगा पाई थी, लेकिन मैंने जहाँ तक है मैक्सिमम लगाने की कोशिश करी थी। So how do you evaluate the role of, let's say, exam tracery and especially the test series that we provided? And we also provided the previous papers of all the universities apart from our UGC नेट क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक। तो किस तरीके से आप सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करती हैं? सर आई एम ग्लैड कि मैंने वो जो कोर्स है आई परचेज़ दैट, क्योंकि अगर मैं थोड़ा लेट करती तो शायद थोड़ा मैं आउट ऑफ ट्रैक, मतलब ट्रैक से हट सकती थी। हुँ, लेकिन क्योंकि मैंने वो परचेज़ किया था और मैंने प्रीवियस ईयर शुरुआत में एनालाइज़ किए थे, उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिला कि किस तरह के क्वेश्चन्स आ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ से आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है, और आई लाइक बॉट इट इन मे बी इन अप्रैल। तो मैंने हुँ, टाइम से खरीद लिया था, तो मैं सारा जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह था वो मैं अटेम्प्ट भी कर पाई। तो हुँ, दैट वाज़ रियली हेल्पफुल इन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको जो एक माइंडसेट होता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हुँ। उसमें टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सो ओवरऑल एक आपसे पूछा जाए कि जो आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका प्रिपरेशन पूरा जनवरी में कौन-कौन से स्टेप्स होने चाहिए? तो आप उसको किस तरीके से समराइज़्ड वे में बताना चाहिएगा? सर सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। हुँ, आफ्टर हुँ। सीइंग द सिलेबस आपको अपने जो सोर्सेज़ हैं, वो सिलेक्ट करने चाहिए कि आपको कौन-सा टॉपिक किस सोर्स से पढ़ना है, और अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रखने चाहिए। क्योंकि हुँ, आप हुँ। जितने ज़्यादा सोर्सेज़ से करोगे तो आपको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हुँ, हुँ। बेस्ट और सिलेक्टेड सोर्सेज़ रखने चाहिए। उसके अलावा अपने नोट्स बनाने चाहिए। कुछ लोगों हुँ, का तरीका ये होता है कि वो नोट्स बनाने की जगह बुक में हाइलाइट कर लेते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। आपको हुँ, अपने हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए। हुँ, आफ्टर दैट आपको जो नोट्स हैं उनको बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम, वरना आप भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हुँ, तो हुँ, उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए। उससे हुँ, काफ़ी कंसोलिडेट हो जाता है नॉलेज। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, लेकिन सिलेबस जब आप एनालाइज़ कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें बीच में, उसके बाद फिर आप आगे स्ट्रैटेजी बनाएँ। हुँ। सो आपके हिसाब से डूज़ एंड डोंट्स में डूज़ आपने बता दिया, डोंट्स क्या-क्या होना चाहिए? मेजर होता है और मोस्टली बच्चे वही हो जाते हैं कि जो उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसका उतना आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो क्या-क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? सर मुझे लगता है कि जब शुरुआत में मुझे ये दिक्कत बहुत आई थी कि मैंने जब देखे प्रीवियस ईयर, तो कुछ उसमें से काफ़ी आर्बिट्रेरी क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टफ होते हैं। हुँ, और हुँ, आप जो है फिर आप उनके पीछे पड़ जाते हो कि अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है, इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। मुझे हुँ, लगता है आपको आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस पर ध्यान देने की जगह, जो आपके मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं जो टॉपिक्स, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हुँ, आप आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, तो आपका जो ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कम आते हैं एग्ज़ाम में।
तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक आर्बिट्ररी क्वेश्चंस, आपको जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उनको टैकल करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इट विल सेव योर टाइम. एंड इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने प्रिपरेशन किया, आपने एंट्रेंस एग्जाम में बैठा, तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम से निकली होंगी तो फिर भी मन में कुछ होगा कि हाँ मुझे ये भी कवर अप कर लेना चाहिए था या वो चीज़ करनी चाहिए, तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहिए? यस सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं लेकिन थोड़ा करंट से रिलेटेड है, या थोड़ा और डीप क्वेश्चंस मैंने इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखा था क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, तो मैं सिर्फ जो मेन डिटेल्स हैं लाइक एस्टेब्लिशिंग ईयर, हेडक्वार्टर्स, मैं ये सब देख कर गई थी. हालाँकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लाइक दे वर थोड़े ज़्यादा डीप पूछे गए थे, तो मैंने इतना डीप उनमें नहीं देखा था. तो आई थिंक वो भी कवर करना चाहिए. और उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ कोर्स वो ज़रूर देखकर जानी चाहिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. अराउंड 8 टू 9 क्वेश्चंस जो है आपके बुक्स एंड ऑथर्स से ही यस पूछे सर, गए। तो बुक्स एंड ऑथर्स अच्छे से देखकर जाने चाहिए. और कुछ बुक्स ऐसी थी उसमें जो कि उनकी मेन बुक नहीं थी, दे वर द लाइक सम अदर बुक्स, तो वो भी अच्छे से देखकर जाना चाहिए. एंड ऑल्सो अनु, इन टर्म्स ऑफ द वेटेज दैट वी गिव टू डिफरेंट टॉपिक्स, सो वो वेटेज भी सेम होना चाहिए, हर एक टॉपिक का अपना अपना डिफरेंट वेटेज होना चाहिए? क्योंकि इफ यू लुक एट द डिफिकल्टी लेवल, सो कुछ कुछ टॉपिक्स से अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल वाज ए बिट हायर एज कंपेयर टू हुँ, अदर टॉपिक्स। तो आपको क्या यस. लगता है डिफिकल्टी लेवल वो टॉपिक वाइज भी वेरी कर सकता है? दिस मीन्स तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए? आपने क्या इक्वल वेटेज दिया था हर एक टॉपिक को या डिफरेंट वेटेज दिया था? नहीं सर, एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन टॉपिक के, क्योंकि हर टॉपिक में से इतना टफ क्वेश्चंस नहीं बन सकता. कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो कंसेप्चुअल ज़्यादा होते हैं. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्रैक करने में लाइक यू विल बी एबल टू क्रैक दैट. लेकिन हुँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि इस बार के एग्ज़ाम में पॉलिटी में से काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे. हुँ, जैसे लाइक इफ देयर इज़ क्वेश्चन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसमें उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूछ लिए गए. तो हुँ, हालाँकि इस तरह का प्रिपरेशन हम यूजुअली नहीं करते क्योंकि इतना ज़्यादा डीप हम शायद ही पढ़ें. सबसे हुँ, ज़्यादा हमें मेन चीज़ें पहले कवर करनी होती हैं. हुँ, हुँ। लेकिन लाइक डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स टॉपिक वाइज़ वैरी करता है. जैसे कि इंडियन पॉलिटी में इस बार क्वेश्चन्स टफ थे, ज़्यादा टफ थे. तो वो पैटर्न जो अगले साल चेंज हो सकता है कि किसी हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सिर्फ अभी आज ये फर्स्ट टाइम था. हुँ, हुँ, एटलीस्ट 2-3 पेपर जब हो जाएँगे उसके बाद हम एक पैटर्न सेट कर सकते हैं कि किस तरह का ट्रेंड है, लेकिन ऑन लाइक सिर्फ 1 साल के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका ही टफ होगा. लाइक दैट कैन वेरी. तो आपका कहना है कि 100% हम लोग को पेपर तो 2022 का देखना ही चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट देन वी कैन नॉट रिलाई 100% ऑन द कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स इन व्हिच द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। यस सर. ओके, यस ओके। सर. सो देखिए अब आपने अच्छे से शेयर कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया है फॉर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीआईएसएम। आपने क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की है, आपने कहा फर्स्ट प्रेफ़रेंस भी पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटिकल साइंस मिल गया। लेकिन आईआर एंड पीआईएसएम एक ऐसा टॉपिक है या कोर्स है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस में। अब उनके लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हाई हो गई है। क्योंकि कॉम्पिटिशन में अगर आप देखिएगा तो वो ज़्यादा बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उन सारे स्टूडेंट मान लीजिए जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है या जिन्होंने बीटेक किया है, तो अगर मान लीजिए कोर बुक्स की अगर हमने बात करें, जैसे आपने भी शेयर किया था कि कुछ-कुछ एक-एक बुक हम लोग को कंसीडर करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपने एंड्रयू हेव्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स बोली। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए कौन-सी बुक आप रिकमेंड करना चाहिएगा? सर सबसे पहले तो जो नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको लाइक अपना सबसे पहले तो फाउंडेशन क्लियर करने की ज़रूरत होती है. तो तो उसके लिए ऐसे में लाइक आई विल नॉट सजेस्ट देम कि आप सीधे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राजीव भार्गव वगैरह इस तरह की कोई बुक्स लें. डोंट टेक वेरी हेवी बुक्स. आप ओपी गाबा ले सकते हैं. हुँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट्स गुड. और उसके अलावा जो जैसे कि इग्नू का मटेरियल है दैट इज़ आल्सो वेरी गुड. आप इग्नू का पीडीएफ डालिए और आप वो सब देख सकते हैं. तो हुँ, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए इग्नू का मटेरियल अच्छा है. और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है
तो उसके लिए तो मैंने मेनली वैसे अपने नोट्स पर ही आई रिलाइड ऑन माय नोट्स जो ग्रेजुएशन के थे। लेकिन आप इग्नू का मटेरियल उसके लिए भी अच्छा है, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब भी काफ़ी अच्छे कुछ चैनल्स हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वो देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मटेरियल की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपने कांसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बेसिक बुक्स ही पढ़नी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाटा मैग्रो हिल की एक बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे प्रिपेयर किया था। आईआर के लिए आईआर के लिए मैंने बताया एंड्रू हेवुड। उसके अलावा अगर आपको कांसेप्ट क्लियर करने के लिए चाहिए तो आप बैलेस एंड स्मिथ के सिर्फ जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनको एक-एक रीडिंग दे सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर कांसेप्ट्स। और और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी, लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव चैप्टर्स, क्योंकि सभी चैप्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। नहीं, लक्ष्मीकांत में आपने कितना वेटेज दिया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि लक्ष्मीकांत में उसको कवर अप करने में बहुत समय लग गया और उस टाइप से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए थे। तो कहीं न कहीं वो वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो गया और उनके अच्छे से बाकी टॉपिक्स पे उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में एक वॉल्यूमिनस है। तो वो एक आप थोड़ा-सा डिटेल में बता पाएँगे लक्ष्मीकांत का सिलेक्टिव स्टडी कैसे किया जाए? सिलेक्टिव स्टडी जैसे कि कुछ जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिक है। जैसे कि आप एग्ज़ीक्यूटिव पढ़ेंगे ही, उसमें प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्राइम हुँ, मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट का कॉम्पोज़िशन पढ़ेंगे। इस तरह हुँ, के जो कोर टॉपिक्स हैं वो तो आप एटलीस्ट लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपको क्लियर होना ज़रूरी है। हो सकता है वो आपसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस पूछ ले, तो लक्ष्मीकांत में वो सब वो इस तरह से क्रिस्प दिया है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत लेंथी दिया है। हुँ, हालाँकि आप उसमें अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि आपको एक टॉपिक में कितना डीप जाने की ज़रूरत है। हुँ, ज़रूरी नहीं है आप लक्ष्मीकांत में हर एक डिटेल एकदम डीप डाउन अच्छे से पढ़ें। हुँ, आप जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज़ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है और किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत को आपको उसी के अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा, वरना अगर आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो दैट विल कंज़्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि लाइक दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल देन। हुँ। So, Anu, last question. How was JNU? So that was very beautiful. Campus was like very nice, and Hmm, that was huge, of course. hmm, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी गुड, ग्रीनरी थी काफ़ी, लग नहीं रहा था दिल्ली में है, तो इट वाज hmm. वेरी नाइस। It's also called an, oasis in the desert. यस सर, सिमिलर टू दैट। Delhi, and then if you get into JNU, it's a completely different environment and nature. यस सर। So, thank you for talking with us and sharing the insight. And Anu, we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you. या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू।